हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम तीसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उठा लेते हैं। ये भी वही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम कर रही है और इसका रिजल्ट बाकी दोनों के कंपैरिजन में सबसे अच्छा है। कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग लगभग मोटा मोटी आज के डेट में कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। अगर इनके नंबर्स देखने पे जाएं तो इनका डिस्बर्समेंट वेंट अप बाय 30% ऑन अ वाई लेवल एंड 5.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। AUM growth आया 35% on a YOY level and 8% on a quarter on quarter level. PAT went up by 5% on a YOY level and 5.2% on a quarter on quarter level. और अब लोन बुक की बात करें तो लोन बुक हो गया है 8,800 करोड़ के आसपास का। अगर मैं आवास की बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आवास के बारे में बात करी थी। आवास का AUM बढ़ा था 22% से, यहाँ पर AUM बढ़ा है 35% से। आवास का डिस्बर्समेंट रेट था 13% का, यहाँ पर यहाँ पर डिस्बर्समेंट है 30% का। मतलब गजब गजब का ग्रोथ है। इस ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। बट एक इसमें थोड़ा सा ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि इनका सेगमेंट कहाँ पर है। ये यहाँ पर इनका जनरली Q1 खराब नहीं रहता। यहाँ यहाँ कंसिस्टेंटली कंपनी अपना जो डिस्बर्समेंट है उसको मेंटेन रखती है, AUM ग्रोथ को मेंटेन रखती है। आवास वाले केस में एक सीजनैलिटी फैक्टर था, उसके बारे में मैनेजमेंट क्या बोलता है वो हमें देखना पड़ेगा। बट जनरली आवास का Q1 खराब रहता है ना। बट यहाँ पर ऐसा केस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर हर क्वार्टर अच्छा करता है इनका। और अगर मैं बात करूं, इसीलिए ये कंपनी इतना अच्छा भी करती है एज इन कंपैरिजन टू आवास एंड PNB। आप देखोगे इसकी ग्रोथ रेट हर एस्पेक्ट्स में अच्छी है, हर एस्पेक्ट्स में अच्छी है। अगर मैं अगर मैं बात करूं इनका एवरेज टिकट साइज क्या आता है तो 11,60,000 के आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज होता है। और उन कस्टमर को कैटर करते हैं जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 50,000 रुपीज होती है मंथली। मंथली लेस देन 50,000 रुपीज की इनकम वाले लोगों को कैटर करते हैं और 11.6 लाख का एवरेज टिकट साइज होता है। अगर मैं बात करूं इनके मेजर स्टेट कॉन्सेंट्रेशन की तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनका गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। और ये तीन सबसे बड़े स्टेट्स हैं होम लोन के लिए। मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट रिक्वायरमेंट भी यही है। अगर आप होम लोन मार्केट की बात करो तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सॉरी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया। यही सारे रीजन एकदम मेन प्राइम फोकस पे रहने चाहिए किसी भी होम फाइनेंस कंपनी, अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनी के बारे में। और उनमें से ये सबसे ज्यादा टैप करते हैं गुजरात में। इनका राजस्थान में भी सेगमेंट है, कर्नाटका में भी सेगमेंट है, तेलंगाना में भी सेगमेंट है, केरला में भी सेगमेंट है। बट जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से, जो तीन सबसे प्राइम स्टेट्स है वहीं पर है। अगर मैं इनके स्टेट प्रेजेंस की बात करूं तो 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। ये भी वही सेवन सिस्टर्स और वेस्ट बंगाल वाले एरिया को कैटर ही नहीं करना चाहते, ना अभी उनका वहां पर कोई एक्सपेंशन का प्लान है, ना अभी एक्सपेंशन किया हुआ है। टोटल 133 ब्रांचेस हैं और 343 टच पॉइंट्स के साथ ये यहाँ पर अपने कस्टमर्स को कैटर करते हैं। इनके LOS LMS सिस्टम सारे पहले से ही बैठे हुए हैं। इनका टेक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुए बहुत टाइम हो गया और एकदम सॉलिड बना के बैठे हैं ये। जैसे अभी हमने PNB में देखा था, PNB वाले बनाना स्टार्ट कर रहे थे, आवास वालों ने बना के खत्म किया था। ये पटे बैठ के पहले से बना के सब तैयार रखा हुआ है इन्होंने। इसकी वजह से अगर आप देखोगे इसकी वजह से आप देखोगे इनके कलेक्शंस भी डिजिटल हो रहा है, डिस्पर्सबल भी 96-97% के आसपास डिजिटली हो रहा है। इनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 91% के आसपास लोन के लिए सिर्फ 48 आवर्स है। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 91% लोन डिस्पर्स कर देते हैं। मतलब बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम बना लिए हैं। और जो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं कि इनको बहुत मदद कर रहा है, बहुत मदद कर रहा है। अगर मैं लोन बुक सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ दो मेन सेगमेंट है। एक तो होम लोन का जो है 85% का, और है दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, वो है 15% का। अगर कस्टमर किस तरीके का है उसकी बात करें तो हमने आवास में देखा था 60% कस्टमर वॉज सेल्फ एम्प्लॉयड, 40% वॉज सैलरीड। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर कह रहे हैं 68% आर सैलरीड एंड 32% आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये हर कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो किस किस कैटेगरी के लोगों को किस तरह के लोगों को लोन देना चाह रहे हैं। अब आवास वाले ज्यादा फोकस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पे, ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं सैलरीड वाले पे। हम PNB का देखने जाएंगे तो PNB में भी सैलरीड वालों का पोर्शन ज्यादा था एज कम्पेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड वाले। इनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग लगातार बढ़ रही है। वो तो देखो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर NBFC के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग अभी ऊपर ही जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगी, तो इनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जा रही है। और वाई वाई लेवल पे 30 बिप्स से इंक्रीज करके अब 8.3% पे है। मतलब लास्ट Q1 FY24 में 8% पे थी, अब 8.3% के आसपास है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनके भी
इनके भी स्प्रेड में कंप्रेशन आया और इनका स्प्रेड रह गया 5.1% के आसपास। तो अब हम इसको अब इसके ही प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर कंपेयर करते रहते हैं, आवाज से कंपेयर करते हैं। तो आवाज का भी स्प्रेड नीचे आया, आवाज का स्प्रेड आ गया 5% पे। उनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर गई थी, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग वॉज एट 8.08%। इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी सी ज्यादा है, इनका स्प्रेड भी उसी 5% के आसपास है। तो यहाँ पर तो दोनों कंपनियां बिल्कुल सेम चल रही है, बट फर्क कहाँ आ रहा है? लोन बुक ग्रोथ में, एयूएम ग्रोथ में, डिस्बर्समेंट ग्रोथ में फर्क आ रहा है। वहां पर आवास का जो इनका टेक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद जो ग्रोथ पिकअप आना चाहिए था, वो अभी तक ग्रोथ पिकअप आया नहीं है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट बोलता है कि अगले क्वार्टर में वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर अभी तक सब ठीक चल रहा है। जो थोड़े थोड़े बहुत स्प्रेड में कंप्रेशन है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हो गई। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स ऊपर जाएंगी तो थोड़ा सा आपको कंप्रेशन लेना पड़ेगा अपने स्प्रेड्स में, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। वो यूनिवर्सल सबके लिए वही हो रहा है। और जैसे ये इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी तो इनको बेनिफिट भी मिलेगा, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगी। बट फिर वही बात है, वो सबकी नीचे जाएगी, वो हर एनबीएफसी के नीचे जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ ही कुछ अलग होगा। तो जो इंडस्ट्री वाइड इशू होता है ना, उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। अगर कोई बहुत मेजर इशू नहीं है तो भाई, कोई इंडस्ट्री डिस्टर्बिंग इशू भी आ गया कि सरकार ने कुछ ऐसी तैसी कर दी, वो एक अलग चीज है। बट अगर बट अगर कोई कोई इंडस्ट्री वाइड कोई अभी एक एक छोटे टाइम पीरियड के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं कि वो जब वो प्रॉब्लम सब सही होगी तो वो भी सभी के लिए ठीक होगी। और जब अभी खराब हो रहा है सिचुएशन, तभी भी सभी के लिए खराब हो रहा है। इनकी कलेक्शन एफिशिएंसीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करूं तो 98.5% की कलेक्शन एफिशिएंसी है Q1 FY25 के लिए। तो मार्जिनली ऊपर नीचे एक एक बेसिस पॉइंट के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनकी एसेट क्वालिटी और डीपीटी बकेट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी डीपीटी बकेट्स है 4.5% पे। और ग्रॉस एनपीए की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए 1.7% पे और नेट एनपीए 1.3% पे। तो हमने ये देखा था आवास की भी एसेट क्वालिटी में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उनकी एसेट क्वालिटी में तो शायद 3.65% की डीपीडी बकेट्स थी, 1.01% का ग्रॉस एनपीए था, 0.72% का नेट एनपीए था। तो अब ऐसे नंबर्स में देखने जाए तो नंबर में कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई आवास अच्छी कंपनी, बट हमें ऐसे ट्रैक करना ही नहीं है। भाई आप देखो ना, लोन बुक ग्रोथ किस में आई? ये आई होम फर्स्ट फाइनेंस में आई, आवास में नहीं आई। मतलब उतने पेज से नहीं आई, उतने पेज से नहीं आई। इनकी एयूएम ग्रोथ किसमें ज्यादा आई? होम फर्स्ट में ज्यादा आई। एसेट क्वालिटी का ट्रेंड किस तरफ है? एसेट क्वालिटी का दोनों का ट्रेंड नीचे ही है, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल एसेट क्वालिटी है, किसी की भी एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही। तो इससे इससे हमें क्या पता लगता है कि जहां पर ज्यादा लोन बुक ग्रोथ आ रही है, जहां पर ज्यादा एयूएम ग्रोथ आ रही है, जहां पर ज्यादा डिस्बर्समेंट ग्रोथ आ रही है, वो कंपनी बेटर है। आपको सिर्फ एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखते हुए चलना कि भाई आवास का एसेट क्वालिटी इनसे बेटर है, वो ठीक है। बट आपको ओवरऑल पूरी कंपनी का मैट्रिक्स देखने पड़ेंगे, आपको सही ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। अगर लोन बुक ग्रोथ जिस कंपनी की आ रही है, वही कंपनी आगे चल के आपको बेनिफिट देती हुई मिलेगी। आपका आपका इंप्रूवमेंट जो अप्रिसिएशन होगा शेयर प्राइस में, वो उसी कंपनी का होगा जो लोन बुक ग्रोथ दिखाएगा। एसेट क्वालिटी अच्छी रखते हुए, इनकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही। दैट इज द फोरमोस्ट पॉइंट कि यहाँ पर कोई कुछ एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि लोन बुक ग्रोथ कहाँ ज्यादा आया। तो अगर आप जैसे देखोगे, आवास का स्टॉक अभी कुछ कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ कंप्रेशन ही कंप्रेशन होता जा रहा है। उसके उसके ऊपर से वहां पर यहाँ पर भी सेम इशू है, वहां पर भी सेम इशू है कि इनको इनको थोड़ा सा प्रीमियम क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। और वो जब एग्जिट करेगा ना, तो इस स्टॉक के ऊपर एक ओवरहैंग क्रिएट हो जाता है। तो दोनों को ही इसी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, जो उनको पहले मिला करता था, है ना। तो वो थोड़ा सा इशू है, बट उसको छोड़ते हैं तो फंडामेंटली हम देखने जाएंगे, जहां ज्यादा लोन बुक ग्रोथ है, जहां ज्यादा एयूएम ग्रोथ है, वो कंपनी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी एज कम्पेयर टू जिसकी आपको एक ही मेट्रिक, अगर आप एसेट क्वालिटी पकड़ के चलो तो एक मेट्रिक से काम नहीं बनेगा। एक और चीज, ये अपनी को लैंडिंग बुक पे भी फोकस कर रहा है। अब को लैंडिंग बुक क्या होती है? को लैंडिंग बुक होती है कि आप किसी भी बड़े बैंक या एनबीएफसी के साथ टाइप करते हो और उसको कहते हो कि आपका पूरा का पूरा लोन मैं सर्विस करूंगा, आप मेरे को 90% ऑफ कैपिटल दे दो। जैसे इनका हमने देखा था कि 11 लाख का एवरेज टिकट साइज था। तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये एचडीएफसी बैंक के पास गए। मतलब एचडीएफसी बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया, तो एचडीएफसी बैंक बोलता है कि ये जो 11 लाख तुम्हारा एक एक आदमी को तुम लोन देते हो, इसका 90% मैं दे दूंगा। मतलब तुम्हें 1.1 लाख रुपीज देना है, बाकी सारा मैं दे दूंगा। और तुम क्या करो, इस लोन का पूरा सर्विस करो। मतलब इसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी, इसके डिस्पर्सल की जिम्मेदारी, इसमें अगर कोई ग्रॉस एनपी नेट एनपी होता है तो उसको रिकवरी की जिम्मेदारी, और इस पे जो भी सारी माथापौड़ी लगानी है, मैन पावर लगानी है, जो भी सब कुछ करना है वो तुम करो। इसके बदले मैं तुम्हें एक फीस दे दूंगा, और बाकी 90% ऑफ
जो अमाउंट है, जो हमारा पैसा है, पैसा मैं आपको दे दूँगा 90%, 10% आप अपनी तरफ से डालो और इसके बदले में आपको एक फीस दे दूँगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एनबीएफसी के लिए क्या चीज़ रॉ मटेरियल है पैसा। अब जब आपको पैसा पैसा आराम से मिल रहा है, पैसा आराम से मिल रहा है, तो आपको क्या है यहाँ पर डबल डबल बेनिफिट होता है। एक तो जो आपने 10% या 20% का जो लोन दिया, जो जो टोटल वैल्यू का 10-20% दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा और उसके ऊपर से आपको फीस कमाने को मिलेगी जो आपको एक बड़ा बैंक दे रहा है। तो इनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बड़े-बड़े बैंक्स के साथ टाई अप है, बड़ी एनबीएफसीज के साथ टाई अप है, जिसके साथ मिलके को-लेंडिंग करते हैं। तो ये अपनी को-लेंडिंग बुक पे भी फोकस कर रहे हैं धीरे-धीरे। अगर अब मैं आरओए की बात करूं तो आरओए फ्लैट रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे और 0.3% से डिक्रीज करके वाई वाई लेवल पे, है ना? और अब करंटली है 3.6% के आसपास का। वहीं अगर हम आवास का देखें तो आवास का शायद थोड़ा आरओए कम था इससे, जहां तक मुझको याद आ रहा है। आरओई की बात करें तो आरओई क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई वाई लेवल दोनों पे बढ़ा। अगर मैं वाई वाई लेवल की बात करूं तो अब वाई वाई लेवल की बात करूं तो 15% से बढ़ के 16.3% हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 16.1% से बढ़ के 16.3% हो गया। अब अगर कंपनी का आरओई सही डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब कंपनी में मोटा मोटी सब कुछ सही चल रहा है। आरओई का नंबर की ट्रेजेक्टरी अगर सही है तो सब कुछ सही है। यहाँ पर आरओई के नंबर की ट्रेजेक्टरी सेम है। वहां पर आवास का आरओई ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, वो 13 13% 13.14 13.15% के आसपास ही अटका हुआ था। और वहां पर भी मतलब 0.04% का डिप आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब फ्लैट है, वहां पर ग्रोथ नहीं मिल रही है आरओई को। यहाँ पर आरओई को ग्रोथ मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 20% ऑन अ वाई लेवल एंड 7.4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 22% ऑन अ वाई लेवल एंड 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट वाई वाई लेवल पे ड्रॉप होगी। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, वाई वाई लेवल पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, इसलिए हमारी क्रेडिट कॉस्ट गिर गई। क्रेडिट कॉस्ट क्या है? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो लोन तो आपने ज्यादा डिस्पर्स कर दिया, तो जो आपका डिनोमिनेटर था वो बढ़ गया और आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी हुई, तो उसके लिए आपको कम प्रोविजन करने पड़े। तो न्यूमरेटर या तो कांस्टेंट रहा या शायद थोड़ा-सा बढ़ा है, शायद 10-15 करोड़ के आसपास बढ़ा है, तो न्यूमरेटर में तो बहुत छोटा-सा जंप आया, वहीं यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सपोज़ न्यूमरेटर में जंप आया 10% का, वहीं डिनोमिनेटर में जंप आया 30% का, तो आपका जो ओवरऑल रेशियो है वो कम हो गया। तो इसलिए हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी हमें कम कम होती हुई दिखती है। और पैट यहाँ पर बढ़ा 27% से वाई वाई लेवल पे और 5.2% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यही थी कहानी होम फर्स्ट फाइनेंस की। ये भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की कंपनी है, बट ये बाकी दोनों से ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। इसके सारे रेशियोज भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसमें इसमें आप देखोगे आरओई का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्होंने अपना आरओई को 15% के ऊपर ले गए हैं और आगे और ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गाइडेंस दे रखी है 30% की, उस गाइडेंस को मीट कर रहे हैं। मतलब ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। तो चलिए अभी के लिए इतने ही रखते हैं। आज हमने 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी तक कर ली है। आगे कुछ होगा तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना ही दूंगा। इस कंपनी में भी अगर कॉल कॉल में कोई अपडेट आया तो उसके लिए एक नया वीडियो बना ही देंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।